नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर थर्ड जिसका नाम है क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जुंग्स एनालिटिकल थ्योरी। इसके पहले हमने फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में क्लास पहले ही ले चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो जुंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसके बारे में समझने वाले हैं कि आखिरकार जुंग ने व्यक्तित्व से संबंधित अपना क्या सिद्धांत दिया, किस प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जुंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है। देखिए, कार्ल जुंग जो 1875 से 1961 इनका कार्यकाल रहा, ये सिगमंड फ्रायड के एक प्रमुख सहयोगी थी, ठीक है। कार्ल जुंग जो थे वो सिगमंड फ्रायड के एक प्रमुख सहयोगी थे, ठीक है। ये मतलब सिगमंड फ्रायड के साथ काम करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, परंतु कुछ बिंदुओं पर उनके विचारों से विभिन्नता हो जाने के कारण ये फ्रायड से अलग होकर व्यक्तित्व का एक अपना अलग स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है जो इस प्रकार है। मतलब कुछ पॉइंट में इन्होंने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। पहला जो है व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा व्यक्तित्व का तंत्र या संरचना, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तीसरा व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। चौथा व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पांचवा युंग की अध्ययन विधियाँ जो है, जंग्स मेथड्स ऑफ स्टडी। छठवां है युंग के सिद्धांत का मूल्यांकन। इतने हेडिंग के अंतर्गत जुंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुंग ने व्यक्तित्व से संबंधित क्या परिभाषा दी है। जुंग के हिसाब से व्यक्तित्व क्या है। देखिए, जुंग ने व्यक्तित्व की परिभाषा 90 तुल्य शब्दों में व्यक्तित्व को इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व या जिसके लिए इन्होंने व्यक्तित्व के लिए मन शब्द का भी उपयोग किया है। इन्होंने कहा यह एक ऐसी संपूर्णता है, ऐसी टोटलिटी है जिसमें सभी तरह के चिंतन, थिंकिंग, भाव, व्यवहार, चेतन एवं अचेतन की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनका कहना है जुंग महोदय का कि व्यक्तित्व या जिसको इन्होंने मन भी कहा है कि ये एक ऐसा संपूर्णता है, ऐसा संपूर्ण चीज़ है जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। इसमें सम्मिलित होता है चिंतन, भाव, व्यवहार, चेतन एवं अचेतन सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सचमुच में व्यक्तित्व हमें सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन में मदद करता है। इनका कहना है कि जो व्यक्तित्व है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको क्या करता है, उसके भौतिक वातावरण, ठीक है, जहाँ वो रहता है भौतिक वातावरण, और जिस समाज में रहता है उस समाज का जो सामाजिक वातावरण, उनके साथ जो है तालमेल बैठाने में मदद करता है, समायोजन करने में मदद करता है। आगे ये कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के उक्त संपूर्णता का एक आदर्श विकास से होता है। इनके कहने के तात्पर्य कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अपने व्यक्तित्व के जो पक्ष हैं उनका संपूर्ण विकास से होता है या आदर्श विकास से होता है, ठीक है। इनका कहने का यही तात्पर्य है, इनका कहने का व्यक्तित्व संबंध में यही परिभाषा है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग आता है व्यक्तित्व का तंत्र या संरचना, जिससे हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने व्यक्तित्व के तंत्र या संरचना को कई भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया है, जो आपके सामने है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, चेतन एवं अहम, इन्होंने सबसे पहले जो है व्यक्तित्व का बताया तंत्र या संरचना क्या, चेतन एवं अहम, कॉन्शियस एंड क्या होता है, ईगो। इन्होंने भी फ्रायड के समान मन के दो प्रकार बताए, पहला चेतन, दूसरा अचेतन। इन्होंने बताया कि व्यक्ति की सारी जो
वर्तमान प्रक्रियाएं होती हैं वह चेतन के द्वारा ही सम्मिलित होती है, और चेतन का सीधा संबंध किससे होता है? अहम से होता है। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि चेतन के द्वारा जो है कि व्यक्ति के मन में जो विचार, भावनाएं या इच्छाएं चलती हैं उसी के हिसाब से व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और ये युगों द्वारा बहुत हद तक प्रभावित होता है। ठीक। तो ये चेतन एवं अहम बताया। दूसरा इन्होंने बताया अचेतन। इन्होंने मन का या व्यक्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण भाग किसे कहा? अचेतन को कहा। इन्होंने कहा कि अचेतन में व्यक्ति के क्या सम्मिलित होता है? अचेतन में व्यक्ति के दमित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, ये सभी चीज़ें क्या है? अचेतन मन में सम्मिलित होता है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अचेतन मन के द्वारा व्यक्ति के, अचेतन मन जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष होता है। ठीक है। अगर व्यक्ति इनको दूर करता है तो वो अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकता है या और भी संवार सकता है। आगे इन्होंने बात किया अचेतन में ही दो मन इन्होंने बताया, व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक या पार व्यक्ति। व्यक्तिगत अचेतन से तात्पर्य व्यक्ति के स्वयं से जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो उनके बचपन की अनुभूतियाँ, भूली बिसरी यादें होती हैं, उन सभी को क्या है? व्यक्ति के व्यक्तिगत अचेतन के अंतर्गत इन्होंने माना। और सामूहिक या पराव्यक्तिक अचेतन के अंतर्गत इन्होंने माना कि जो है समाज से संबंधित जो बातें होती हैं या अनैतिक बातें होती हैं या ऐसी कुछ बातें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों को अपने पूर्वजों से प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है। जिसका व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे कि कोई कहानियाँ होता है या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या जो से रीति रिवाज, रिचुअल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों को प्राप्त होते रहते हैं। तो इसको इन्होंने सामूहिक या पारव्यक्तिक अचेतन कहा। इसी में तीसरा आ जाता है आदि रूप। आदि रूप मतलब इसको कहते हैं आर्चियोटाइप्स। अब ये आदि रूप क्या होता है? आदि रूप को एक संबंध इन्होंने बताया है कि पौराणिक जो घटनाएं होती है उनसे संबंध क्या है। जो इन्होंने कहा कि आदि रूप से तात्पर्य उन सभी पौराणिक घटनाओं से होता है जिसका प्रतिमा व्यक्ति के अंदर बनता है। आदि रूप मतलब होता है पौराणिक घटना है, पुरानी घटना है। ठीक है। इसको इसलिए इन्होंने सामूहिक संकेत भी कहा है। ठीक है। प्राचीन संकेत कहा है। तो आदि रूप का मतलब आप इतना समझिए कि जो पौराणिक घटनाएं होती हैं उसकी भी प्रतिमा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। ठीक है। आदि रूप में के इन्होंने कई प्रकार बताए। पहला बताया पर्सोना। जैसा कि जब आप व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तित्व को जो है पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। तो पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा होता है। अब नकाब या मुखौटा क्यों व्यक्ति पहनता है? इसलिए पहनता है कि वो विभिन्न भूमिकाओं में अपने आप, नाटक करते समय विभिन्न भूमिकाओं में अपने आप को वो प्रस्तुत कर सके। ठीक है। इसलिए वो क्या है? नकाब या मुखौटा ग्रहण करता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है? आदि रूप से इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इनका जुंग महोदय का कहा है कि व्यक्ति जिस प्रकार से नकाब पहनकर नाटक करते समय विभिन्न भूमिकाओं को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर बहुत सी ऐसी प्राचीन बातें होती हैं या पुराणों से जुड़ी बातें होती हैं जिनकी प्रतिमा उसके अंदर बनती रहती हैं। ठीक। आगे इन्होंने एनिमा एवं एनिमस इन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो होता है, उभयलिंगी होता है या द्विलिंगी होता है। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि यदि मनुष्य है तो इसमें महिलाओं का भी गुण पाया जाता है, अगर महिला है तो इसमें पुरुषों का भी गुण पाया जाता है, और दोनों में एक दूसरे का हार्मोन्स जो है रिलीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो महिलाओं में पुरुषों का गुण होता है, पाया जाता है, उसको एनिमा कहा जाता है, और पुरुषों में जो महिलाओं का गुण पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एनिमस कहा जाता है। ठीक। बस इतना सिंपल है। अगला है छाया। छाया क्या होता है? छाया वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष होता है। ठीक है। छाया में क्या होता है? दमित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं और ऐसी असंतुष्ट इच्छाएं जिसकी व्यक्ति क्या है? पूर्ति नहीं कर पाता है। तो क्या है? वो व्यक्ति के अचेतन के जो छाया पक्ष है उसमें आ जाता है। ठीक है। और व्यक्ति इस छाया पक्ष के दुष्परिणामों को दूर करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। तो ये छाया हुआ।
अगला है आत्मन। आत्मन मतलब क्या होता है? सेल्फ। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का या व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपने आत्मन का वो संपूर्ण विकास करे। आत्मन मतलब क्या है? अपने से मतलब आज का समय ऐसे चल रहा है, मशीनी युग का समय, कि व्यक्ति क्या है बस केवल ऐशो आराम के पीछे, भौतिक सुविधाओं के पीछे भागता जा रहा है। यानी कि वो एकदम मशीन बन गया है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। जिस लिए उसका जन्म हुआ है वो उद्देश्य वो भूल गया है। तो उसको क्या करना चाहिए? अपने आत्मा का विकास करना चाहिए। बाहरी आवरण तो सभी व्यक्ति देखते हैं, बाहरी आवरण तो सभी व्यक्ति देखते हैं, उसी हिसाब से व्यक्तित्व का अंदाजा भी लगाते हैं, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? अपने आंतरिक जो आवरण है, उस आंतरिक जो मैल है उसे साफ करके अपने आत्मन का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो ये आत्मन हुआ और आदि रूप के अंतर्गत इतनी बातें इन्होंने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में आते हैं। तो ये देखिए चौथा प्रकार है मनोवृत्ति एवं प्रकार। अब मनोवृत्ति एवं प्रकार क्या है? इन्होंने जो जुंग महोदय हैं, इन्होंने दो मनोवृत्ति में को दो प्रकारों में बांटा है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और क्या है मन। इन्होंने मनोवृत्ति एवं प्रकार में इन्होंने कहा है कि मन के दो प्रकार होते हैं, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, और मन के 4 कार्य होते हैं, जिसको हमने यहाँ लिखा है। मन के 2 प्रकार, जो अंतर्मुखता बहिर्मुखता मतलब क्या होता है? अंतर्मुखता प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक ऊर्जा होती है वो क्या है? अंदर की तरफ होती है। और जो बहिर्मुखता वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक ऊर्जा होती है वो बाहर की होती है, इसलिए वो सामाजिक होते हैं। उनका व्यक्तित्व जो है हंसमुख प्रवृत्ति को होता है और समाज में वो जल्दी से मिलजुल जाते हैं। और अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आंतरिक होते हैं, इसलिए वो जो है ज़्यादा समाज में हिल मिल नहीं पाते हैं, वो एकाकी रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये सभी वो होते हैं। और इन्होंने मन के 4 कार्य बताए हैं, संवेदन, चिंतन, भाव, प्रतिमा। कि संवेदना के द्वारा हमें किसी भी वस्तु का क्या होता है? आभास होता है, अनुभूति होता है, एहसास होता है। ठीक, तो ये मन का पहला कार्य होता है। दूसरा क्या? चिंतन। जो आभास हो रहा है, अनुभूति हो रहा है, एहसास हो रहा है, उसके बारे में मन क्या करता है? सोचता है, विचारता है कि आखिर ये वस्तु क्या है। ठीक, उसके बाद क्या है? भाव आता है, उस वस्तु से संबंधित भाव आता है। अगर अच्छा भाव है तो सुख का भाव, अगर बुरा भाव है तो दुख का भाव, ये आता है। फिर उसके बाद क्या है? अंतर्ज्ञान होता है। अंतर्ज्ञान, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अंतर्ज्ञान, या किसी वस्तु के बारे में अच्छे से जब व्यक्ति जान जाता है, समझ जाता है, तो अंतर्ज्ञान। जब व्यक्ति अपने आप को जान जाता है कि हम किस लिए यहाँ पे धरती पे आए हैं, तो उसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो उसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मन के 2 प्रकार एवं 4 कार्य बताए हैं। अगला है 5वां मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार से तात्पर्य इन्होंने बताया कि मन मानसिक प्रकार से होता है, जिसमें इन्होंने कुछ हेडिंग आपके सामने दिया है। इन्होंने पहला दिया बहिर्मुखी चिंतन प्रकार। अब बहिर्मुखी आप जानते हैं क्या होता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति क्या होते हैं? समाज से क्या है? मिले होते हैं, हंसमुख होते हैं। तो बहिर्मुखी चिंतन प्रकार, बहिर्मुखी चिंतन प्रकार वाले व्यक्ति क्या होते हैं? वो जो समाज में से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं और जो भी चीज़ वो देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनके बारे में अच्छे से वो सोचते विचारते हैं, तब जाके क्या है वो कोई निर्णय करते हैं या डिसीजन करते हैं। ठीक है, और दूसरा है बहिर्मुखी भाव प्रकार। ये जो होते हैं व्यक्ति बहिर्मुखी तो होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या है? भावुक होते हैं। किसी व्यक्ति से वो इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, मतलब इमोशनली जुड़ जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट उनका हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो व्यक्ति क्या होते हैं? किसी से क्या है? रिश्ता जल्दी वो तोड़ते हैं, किसी से जुड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए जुड़ते हैं। अगला बहिर्मुखी संवेदी प्रकार। ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनमें क्या होता है? संवेदना के आधार पर चिंतन प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, किसी वस्तु की संवेदना होती है, संवेदना होने के बाद क्या है? वस्तु क्या है? उस पर चिंतन करता है, तब कोई निर्णय लेने के प्रयास करता है। अगला है बहिर्मुखी अंतर्ज्ञानी प्रकार। अब ये व्यक्ति क्या होता है? बहिर्मुखी होता है लेकिन अंतर्ज्ञानी प्रकार का होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? बहिर्मुखी तो होते हैं, बहिर्मुखी जितने भी गुण हैं इनके अंदर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये अंतर्ज्ञानी होते हैं।
ये सभी चीज़ों के बारे में सोचते विचारते हैं, तब कोई डिसीजन लेते हैं। ये इनका आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, अगला है अंतर्मुखी चिंतन प्रकार। अब ये जो बहिर्मुखी था, ये अंतर्मुखी चिंतन प्रकार। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनमें जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वो अंदर की तरफ होती है, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। ठीक है, ये अंदर सोचते हैं, विचारते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं। जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, वो इसी प्रकार के रहे हैं। अंतर्मुखी भाव प्रकार, ये इस प्रकार के जो व्यक्ति वाले व्यक्तित्व होते हैं, वो जो है भाव प्रमुख कवि होते हैं। ठीक है, वो भावना प्रधान होते हैं। वो जो होते हैं भावना के आधार पर क्या है, चीज़ों को जज करते हैं। और अंतर्मुखी संवेदी प्रकार के व्यक्तित्व वो होते हैं जो संवेदना को ग्रहण करके अंदर ही उसके बारे में चिंतन करते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और अंतर्मुखी अंतर्ज्ञानी प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो होते हैं जो अंतर्मुखी होने के कारण वो उनको क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार में इतनी पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें इन्होंने 3 नियम दिया है। पहला विलोम का नियम, दूसरा तुल्यता का नियम, तीसरा एंट्रोपी का नियम। विलोम का क्या नियम है? विलोम जानते हैं, उल्टा जैसे है रात दिन, ठीक है, अंधेरा सुबह, इसी को विलोम कहा जाता है। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि भौतिक ऊर्जा में 2 प्रकार के ध्रुव पाए जाते हैं, जैसे ठंडा गर्म दिन रात, ठीक उसी प्रकार के गुण मनुष्य में भी पाए जाते हैं। मनुष्य भी क्या है, अगर उसके जीवन में सुख है तो दुख की भी अनुभूति होती है, अगर कष्ट है तो आनंद की भी अनुभूति होती है। ठीक है, तो ये विलोम का नियम है। और तुल्यता का नियम क्या है? इन्होंने बताया कि जो अगर व्यक्ति कोई एक कार्य कर रहा है, एक कार्य करने के बाद जो है वो कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगता है, तो जो उसमें जो पहले कार्य करने में जो मानसिक ऊर्जा था उसका ट्रांसफर होकर क्या है, दूसरे कार्य करने में उसी तरह चला जाता है। एंट्रोपी के नियम के अंतर्गत यह बताया है कि ये फिजिक्स का एक नियम है, उसके हिसाब से है कि अगर कोई ठंडा चीज़ है, ठीक है, उसे हम गर्म करें तो उसका प्रभाव क्या होता है, गर्म से तल से सतह की तरह होता है। वो तब तक गर्म करता है उसको जब तक वो पानी पूरा शामिल न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का जिंदगी का संतुलन होता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, सुख या दुख 2 तराजू होते हैं, उसको वो साम्यावस्था में रखता है तो उसका व्यक्तित्व क्या है, अच्छे से रहता है। अगर व्यक्तित्व का विकास की बात करें तो इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के 4 प्रकार बांटे हैं। पहला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन के इन्होंने बाल्यावस्था को व्यक्ति के जीवन के उगते हुए सूर्य के समान माना है, जिसमें लालिमा तो बहुत होती है लेकिन तेज नहीं होता है, ऊर्जा तो बहुत होती है लेकिन प्रकाश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से बाल्यावस्था जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। व्यक्तित्व के जीवन का सुनहरा एक काल होता है जिसमें बच्चा जो कुछ भी सीखता है आगे उसके व्यक्तित्व पे बहुत ही गहरा छाप पड़ता है। दूसरा आरंभिक यौनावस्था। आरंभिक यौनावस्था इन्होंने इसमें 13 से लेके मध्यावस्था तक इसको माना है। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें जब जो बालक बालिका होते हैं उनके अंदर तमाम रासायनिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिससे वो उनके व्यक्तित्व भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला है मध्यावस्था। मध्यावस्था व्यक्ति के जीवन का दोपहर, मतलब इसे आफ्टरनून इसको बताया गया है। ठीक है, दोपहर के समय के जैसा है कि व्यक्ति इसमें सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, गृहस्थ जीवन में पदार्पण करता है और अपने सभी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जीवन के जुंग ने बताया कि वृद्धावस्था किसी व्यक्ति के जीवन का ढलते हुए सूर्य के समान है। जिस प्रकार ढलता हुआ सूरज जो है लालिमा समाप्त होती जाती है वो और अंत में अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसे हमेशा भय रहता है कि उसे मृत्यु प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अवस्था थे जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि व्यक्ति का विकास कैसे होता है। अब इन्होंने कुछ अध्ययन विधियों का प्रयोग किया है अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है शब्द साहचर्य परीक्षण, दूसरा है लक्षण विश्लेषण, तीसरा है ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से, चौथा है पेंटिंग चिकित्सा आदि विधियों का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। अब यूंग के सिद्धांत का मूल्यांकन की बात करें तो कुछ गुण और कुछ दोष इसमें हैं।
पहला गुण है, इन्होंने जो सामूहिक अचेतन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया उससे प्रभावित होकर कई मनोवैज्ञानिकों ने आगे अचेतन शब्द पे अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिली। और इन्होंने मनोग्रंथि तथा मनोवैज्ञानिक प्रकार का जो संप्रत्यय बताया, इससे भी काफ़ी मनोवैज्ञानिकों को बहुत सहायता हुई अपने अध्ययन में। और व्यक्तिकरण के संप्रत्यय का इन्होंने प्रतिपादन किया सबसे पहले, जिससे मैस्लो ने प्रभावित होकर आत्मसिद्धि जो उनका था उस कॉन्सेप्ट को दिया। तो ये कुछ गुण थे। इन दोष मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इनके सिद्धांत में क्रमबद्धता की कमी है और इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा अलौकिक है, रहस्यवाद तथा धर्म से बहुत ज़्यादा संबंधित है। ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया कि आदि रूप का जो इन्होंने संप्रत्यय बताया उसका कोई यूज नहीं है, ये अर्थहीन है, एकदम बकवास है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने जूम के विश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। और इस टॉपिक का आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें एकदम डिटेल में मैंने लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ के एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।